नमस्कार जी आप सभी को। मैं कृष्णपाल आज़ाद और आज हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी। आपका नाम है चौधरी देवेंद्र ढाका जी। चौधरी साहब की जो जीवन यात्रा है वो हम जानने के लिए यहाँ आए हैं। इनका यहाँ लोनी में फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही बढ़िया और स्थापित बिजनेस है, पर ये यात्रा रही एक किसान परिवार से, एक गांव से उठकर इन्होंने यहाँ तक ये पहुँचे हैं। तो ये कहानी प्रेरणादायक ज़रूर होगी आपके लिए। ढाका साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णपाल जी, आपका आभार प्रकट करता हूँ और आप एक बहुत ही नेक काम जाट ट्रेड सेंटर के रूप में जाट युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ तक मेरी जीवन यात्रा की बात है, मेरी उम्र लगभग 62 साल के लगभग हो रही है जी। पर ये जीवन यात्रा जब मैं 5-6 साल का था जब ही से शुरू होती है जी। अक्सर गांव आना जाना होता था जी। पिताजी दिल्ली में। कौन सा गांव था अपना? ढिकोली, जिला बागपत। जिला बागपत, ठीक है। पिताजी दिल्ली में प्रमोटेड साइंटिस्ट थे। ठीक है। उन दिनों तनख्वाहें काफ़ी कम होती थी, गुजारा मुश्किल से होता था। ठीक है। चलिए 6 साल का जब मैं रहा होगा, मेरे ताऊजी थे, फ्रीडम फाइटर थे। हम गांव गए, अक्सर जाते थे, पर उस बार एक अलग से मैं वहाँ से कुछ सीख कर आया। मैं उस टाइम तुतलाया करता था कि ताऊ ताऊ ताऊ। तो उस दिन हम जाकर गांव, तो ताऊ जी बोले, आ बेटा तुझे मैं बाजार घुमा के लाता हूँ। जी। क्रेज होता था टाफी गोली का। मैं चलो ताऊ। हम अपने गांव के, बढ़िया बाजार था, बड़ा गांव है मेरा, 50,000 की आबादी का। ठीक है। एशिया में एक गोत्रीय गांव, सबसे बड़ा गांव ढिकोली, जिला बागपत। ठीक है। ढाका गोत्र का सबसे बड़ा गांव है। ठीक है। हम लोग अपने ताऊजी के साथ, मैं बाजार पहुंच गया। वहाँ पर हम लोग शहर से गए थे, जैसे ताऊजी कुछ सामान की, शहर से बच्चे आए, कुछ सामान ले आऊँ। तो वहाँ पर लाला जी को देखा मैंने, उनके बच्चे खेल कूद रहे थे। तो हमारे ताऊजी ने कही, लाला जी राम राम। लाला जी ने कहा, राम राम चौधरी, बैठ जाओ। वहीं खल की बोरी वगैरह से बाहर सामान रखा होता था। ताऊ जी बैठ गए अंदर। लाला जी अच्छे प्रकार से आलीशान तरीके से बैठे हुए। कितनी उम्र रही होगी आपकी? लगभग 6 वर्ष। ठीक है। कोई बात ही नहीं जी। हमने ध्यान से देखा, अपने को देखा, अपने ताऊ जी को देखा, विचार घूमने लगे। जी। लाला जी ने छोटी सी प्याली में चाय मंगवाई। 2 घूंट ताऊ जी ने पी होंगी, 1 घूंट मुझे पिलाई होंगी, या 2 घूंट मुझे पिलाई होंगी, कोई बात नहीं। सामान लिया और हम लोग सामान लेकर चल दिए घर के लिए। रास्ते में आते आते छोटा बच्चा जिज्ञासा करता है। हाँ। मुझ में थी। ताऊ ताऊ, ये जो लाला जी हैं इनके तो बहुत सारी ज़मीन होंगी। वो बोले, नहीं बेटा, इनके ज़मीन नहीं है, हमारे पास वही 13-14 बीघे ज़मीन थी। जो समय के अनुसार बट भी चली थी। कोई बात नहीं। और देखने में हमें बड़ा लंबा चौड़ा अपना चक लगा करता था कि बहुत बड़ी ज़मीनें हैं हमारे पास, क्योंकि लाला जी के पास थोड़ी सी ज़मीन है। कोई बात नहीं। हमने टाऊ टाऊ, इनके पास हमसे आ ज़मीन है। बोले, नहीं बेटा, इनके पास ज़मीन नहीं है। मैं टाऊ, तो इनके पास क्या है? बोले, इनके पास नीचे दुकान है, ऊपर मकान है। ठीक है। वो जरा सी जगह थी। हम सोचने में विवश हो गए कि हमारे पास इतना बड़ा रकबा, इतनी बड़ी ज़मीन, और लाला जी के पास बस ये, और रहन सहन बड़ा उनका आलीशान था, हमसे काफ़ी गुना अच्छा था। और हम लगभग लगातार लाला जी से उधार लेते थे। लाला जी अपने खाते में लिख लेते थे। और जब फसल उठती थी तो अनाज उठ के हमारे यहाँ, उनके यहाँ चला जाया करता था। और वो दौर एक विनियम का दौर था। पैसे नहीं होते थे, नकदी लोगों पे नहीं होती थी। हमारे यहाँ से कुछ सामान लेना होता था तो 2 किलो गेहूं गया, बदले में जो लाला जी को आया वो हाथ में पकड़ा दिया। जी। ठीक।
वो दिमाग में ये रहा कि इसका मतलब हमारी ज़मीन बेकार है, लाला जी का वो छोटा सा टुकड़ा है हाँ। वो बढ़िया है। हाँ। मैं कहा ताऊ जी ये हमसे बढ़िया है? बोले हाँ बेटा वो व्यापार करते हैं। उसी दिन बाल्यकाल में मेरे दिमाग में बात बैठ गई, भाई इतने बड़े रकबे में हम खेती करते हैं, लाला जी इतनी ही जगह में दुकान करते हैं, तो दुटान करेंगे। उन दिनों में ये दुकान कहना नहीं आता था, दुटान करेंगे। समय अपनी गति चलने लगा, हम गांव से आए, पिताजी कहते थे भाई मैं एमए इकोनॉमिक्स, एमएससी एग्रोनॉमी और आपका एमए पॉलिटिकल साइंस थे हमारे पिताजी, उच्च शिक्षित थे उस दौर के। ठीक है। कि पढ़ लिख बेटा आगे अच्छी नौकरी करनी है, पर हमारे तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। हाँ। हम अपना पढ़ते रहे, हाई स्कूल किया दिल्ली से, फिर इंटर किया। पिताजी कहने लगे भाई अब आप तुम भी साइंटिस्ट बनना, तुम बीएससी एजी कर लो जी। हमने मना किया, डांट डपट के उन्होंने परिवार ने बीएससी एजी करवा दिया। ठीक है। बीएससी एजी भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में, कठिन परिस्थितियों में हमने किया। ठीक है। हम जब बीएससी कर रहे थे तो साथ में पार्ट टाइम जॉब किया करते थे जी। वो समय बीता, पिताजी बोले अब भाई आप कोई नौकरी पर लगवा देते हैं और आगे शादी ब्याह होंगे। आप बड़े थे घर में? मैं घर में बड़ा था जी। तो मैंने कहा पिताजी नौकरी नहीं करूँगा। बोले क्या करेगा फिर? हाँ। कहने लगे, मैंने कहा मैं व्यापार करूँगा। वो बचपन में बीज घुस गया दिमाग में। हाँ वो 6 साल की उम्र में था। हाँ। तो अब पिताजी बोले नहीं नौकरी करनी पड़ेगी, हाँ। जब भी तेरा ब्याह होगा, जब भी आगे नस्ल चलेंगी हमारी। हाँ। हाँ। मैं पिताजी केले बेचूंगा, नौकरी नहीं करूँगा। ठीक है। पिताजी बोले हम तो 1 रुपया आपको देंगे नहीं, जमीन बेच के देंगे नहीं, उसको तुम बर्बाद कर दोगे। हाँ। हम कारोबारी लोग हैं नहीं ना, हमारी पुष्टभूमि कारोबारी। हाँ। सब समझाया मन को। सारा इंडिया कोरियर पॉइंट हुआ करता था उन दिनों, हमने उसमें सेल्स की जॉब पकड़ ली। हमारा पोस्टिंग कनॉट प्लेस आउटर सर्किल में एक प्रेम सागर गेस्ट हाउस हुआ करता था, उसके अंदर कनॉट प्लेस का ऑफिस था, उसके नाट पे उसका सारा इंडिया का ऑफिस था। उसके हम सेल्स इंचार्ज हो गए वहाँ। जीवन चलने लगा। रीजनल ऑफिस राजेंद्र प्लेस था, मुख्यालय जो था सारा इंडिया कोरियर पॉइंट का वो था आपका लखनऊ। ठीक है। गोमती नगर में। ठीक है। बस हमने नौकरी पकड़ के चलने लगा काम। हमने अपना लगभग 1.5 से 2 साल नौकरी की होगी। ठीक है। हम क्या करते थे, हम यहाँ किराए पे रहा करते थे इस शहर में। ठीक है। तो हम 8 घंटे जो नौकरी करते थे उसको अपने घर के खर्चे के लिए दे दिया करते थे। 4 घंटे हम ओवर टाइम करते थे। हम डेली 12 घंटे का या कभी कभी 14 घंटे का 15 घंटे का भी काम करते थे। ठीक है। और वो पैसे हम बचा लिया करते थे। लगभग 1.5 साल में इतने पैसे इकट्ठे हो गए ओवर टाइम के। वो हमने बड़ी कठिनाई से इकट्ठे किए। और कभी कभी तो हम क्या करते थे, आपका जो पेट्रोल अलाउंस मिलता था उससे भी इकट्ठा कर लिया करते थे। और साइकिल पे घूम के हमें बाइक का एक पेट्रोल अलाउंस मिलता था सेल्स इंचार्ज को, उस पैसे को भी हम जमा कर लिया करते थे। ठीक है। और जमा करने के बाद हम जो वो काम मोटरसाइकिल से करना होता था उन दिनों, उस दौरान हम साइकिल से किया करते थे। ठीक है। और कंपनी ने हमें एक मोटरसाइकिल दे रखी थी। ठीक है। बजाज कावासाकी। उन दिनों दिल्ली के अंदर मुश्किल से 50-60 मोटरसाइकिलें थी। ठीक है। बस हमने वो पैसे जमा करके हमने अपना एक दुकान यहाँ लोनी गाजियाबाद में मेन हाईवे, अब जो ये है पहले स्टेट हाईवे होता था ये जी, आपका सादरार सहारनपुर स्टेट हाईवे जी। अब ये आपका NH बन गया है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 NH हो गया है ये। ठीक है। तो हमने यहाँ एक दुकान लगभग 18-19 गज की, उस कमाई से जो हमने 1.25 साल 1.5 साल में इकट्ठी की थी। ठीक है। ओवर टाइम करके उससे एक दुकान खरीद ली। किराए पे नहीं, अच्छा खरीद ली, परचेज कर ली। ठीक है। कितनी बड़ी दुकान थी? लगभग 17-18 गज की। ठीक है। ठीक है। अब भी मैं आपको दिखाऊंगा आजादी वो दुकान। ठीक है। उसमें छोटा भाई हमारा बैठता है। ठीक है। वो दुकान खरीदने के बाद
हमने अपना वहाँ जाना आना शुरू कर दिया। बैठ जाए, चले आए, बैठ जाए, काम धंधा तो कुछ अच्छा। आता नहीं था। ऐसा अपना ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली थी, हाँ काम धंधा कुछ आता नहीं था, पैतृक पृष्ठभूमि थी नहीं, हाँ। सहयोग करने को कोई तैयार था नहीं। अब पता नहीं था कि क्या बिजनेस करें। हाँ, कुछ पर ज्ञान ये नहीं था था, कि बिजनेस करना करेंगे। है। ठीक है, ठीक कोई है, बात नहीं। पड़ोस में एक सेल टैक्स ऑफिस हुआ करता था, ठीक है, वहाँ एक जाट सरदार जी थे, ठीक है, अमृत सिंह जी, ठीक है। ये नाम आज भी याद है। हाँ, पक्के जाट भाई। ठीक है, वो निकलते बढ़ते थे, हमारी उनकी नमस्कार बिरादरी नाते हो जाया करती थी। हाँ। कभी कभार हम भी पोस्ट पे चले जाया करते थे, हाँ, तो वो बड़ा खुश हुआ करते थे। उनका मोटो क्या, जाट बच्चे, जाट सरदारों ने कारोबार किए, बहुत दूर तक कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, तो हमारे जाओ जाट बच्चे भी कारोबार करें, नौकरी ना करें। उनकी ये सोच थी। उनकी ये सोच थी। और वो जॉब जो था वो बड़े गरीब परिवार से थे, बड़ी मजबूरी में जॉब करते थे। कोई बात ही नहीं, हमसे कहने लगे भाई काका इसको काका एनू तू ना किराए पे दे दे, इसको तू किराए पे दे दे। हाँ, उनकी पंजाबी बोला करते थे वो तो। काका इन्हें किराए पे दे दे। हाँ, मैंने कहा भाई बाबूजी किराए पे नहीं दूंगा, मुझे कारोबार करना है। बोले यार क्या कारोबार करना है, दिमाग में तुझे कुछ है नहीं, आता पता तुझे कुछ है नहीं। मैं बाबूजी आप दसो। हाँ, कहने लगे भाई एक काम कर तू, हाँ, उधर 10 किलोमीटर, इधर क्या नाम है शादरे, तो पहले फोटो स्टेट मशीन नहीं है, ठीक तू है, एक मशीन ला ले, ठीक है, तू एक मशीन लगा ले। ठीक है। मैंने कहा ये मशीन कितने की आती है? बोले आएंगी 60-65 हज़ार। उन दिनों रिको की मशीन 60-65 हज़ार की आया करती थी, सबसे कम दाम ये था। ये कौन अब से सन की बात होगी? ये रही लगभग आपका, ये मान के चले 95। ठीक है, हाँ, ठीक है, 95। ठीक है, दुकान तो हमने वो ले ली थी लगभग आपका 92-93 में। ठीक है, ये 95 की बात रही। ठीक है। तो मैं कहा इतने पैसे तो है नहीं। हम्म, मैं बाबूजी पैसे कहाँ से आएंगे इतने? दुकान ली है बड़ी मुश्किल से, और नौकरी, और वो छोड़ दिए। कहने लगे भाई क्या करें, चल ऐसा करते हैं, मैं तो एक मशीन दिलाता हूँ, नानकपुरा रिंग रोड पर धोला कुआं से पहले, ठीक है, गुरुद्वारे के बगल में, ठीक है, भगवान कॉपियर एक हरियाणा के जाट साहब की दुकान थी। ठीक है, वो मुझे वहाँ ले गए। ठीक है, वो सरदार जी के जानने वाले थे, उनके अमृत सिंह जी के। ठीक है, तो वहाँ बात हुई, उन्होंने आधा घंटा 1 घंटा बात की। फिर कहने लगे भाई लड़का कौन है? बोले लड़का ही जाट है, पश्चिम उत्तर प्रदेश डिगोली गांव का है, और यहीं रहता है, परेशान है, कोई काम धंधा है नहीं है। और भाई तू ना इसको एक फोटो स्टेट की मशीन दे दे, ठीक है, 25,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, बाकी ये कमा के दे देगा, यकीन करने की बात है। ठीक है, वो बोला जी लगभग आपका 40,000 उधार करने में उनका सोचा उन्होंने, फिर कहा यार चल तू ले जा, ठीक है। कोई बात नहीं। 65 की थी मशीन। हाँ 65 की उन दिनों, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम मशीन ले आए साहब, हाँ, और हमने अपना दुकान पे हाँ, बिजली का कनेक्शन लेकर ठीक है, फोटो स्टेट शुरू कर दी। अब सेल टैक्स पे उन दिनों ट्रक रुका करते थे बहुत सारे रात में। कहने लगे भाई तू घर नहीं सोएगा, तू यहाँ सोए करेगा दुकान पे, मैं फोटो स्टेट भेजा करूँगा। अच्छा, और 50 रुपये पर कॉपी, जितनी कॉपी कराएंगे तुम लोगे, हाँ, और 10 रुपये जो था खर्चा ऑफिस चला जाया करेगा, ठीक है। सेल टैक्स ऑफिस, ठीक है, और सारा काम तुझे मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, सब काम चल निकला। रात को 20-20, 25-25, 30-30 कॉपी, 40-40 कॉपी आने लगी। और मान के चलें कि 20 कॉपी तो उन दिनों 1,000 का गल्ला आ जाता था। 1,000 रुपये उन दिनों बहुत सारे होते थे। ठीक है, इस तरह फिर लाइट बहुत जाती थी यहाँ, हाँ, और रात को लाइट चली जाए 6-6 घंटे में दिक्कत होने लगी। ठीक है, हमने कहा बाबूजी अमृत सिंह जी से, हाँ, मतलब बाबूजी तो लाइट जाती है, बड़ी दिक्कत है। बोले यार कैसे करें, जनरेटर चल, वो गाजियाबाद ले गए मुझे। वहाँ गुरु नानक जनरेटर है, मुझे याद है एक भी, वो जाट सरदारों की दुकान है, ठीक है, आज भी है, हाँ, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। ठीक है, वहाँ से वो ये जनरेटर दिलवा ला, एक ठीक है, जनरेटर लग गया, तो हम लोग अपना दुकान पे ही सोने लगे। ठीक है, कापी आए कर दें, ठीक है, थोड़ा काम चला
जी। तो फिर हम लोग शादरा जो रेलवे स्टेशन है उसके बाद कोर्ट था, ये जो कड़कड़डुमा कोर्ट वहाँ चला गया है, यहाँ से हम बल्क कॉपी लाते थे। उन दिनों को कॉपी करने का जो खर्चा था वो लगभग 20 पैसे 21 पैसे ऐसे पड़ता था। हम 40 पैसे में वहाँ से 2-2 हज़ार कॉपी लाते। ठीक है। और यहाँ हमने दिन में एक लड़का रख लिया और हम लोग उसको पूरे दिन कॉपी करते और रात को हम सोते वहाँ। सब ऐसे करके शुक्र है परमात्मा का, परमात्मा ने हाथ पकड़ लिया। एक हमारा छोटा भाई जो अब दुकान पे उसमें बैठता है, ये भी पढ़ के आ गया था और ये भी अपना दिन में और रात में हम। ठीक है। ऐसे करके हमने, मुझे याद है उन दिनों शायद 85,000 रुपये की दुकान ली थी। तो हमने 1 साल के अंदर, बल्कि मैं कहूँ आपका 6-7 महीने के अंदर सारे खर्चे निकाल के वो पैसों की हमारी पूर्ति हो गई थी। उसके बाद तो ईश्वर पीछे मुड़ के नहीं देखा हम लोगों ने और काम चल निकला साहब। ये प्रारंभिक दौर था। ठीक है। अब पैसे डेली इकट्ठे होने लगे और जाएं माता जी को पैसे दे दें। ठीक है। कोई बात ही नहीं। माता जी हमारी इंटर पास अपने समय की, बोली बेटा पैसे इकट्ठे हो गए हैं, अब तुम ना रोड पे कोई और जगह ले लो, 2 भाई हो तो कल को और जगह की जरूरत पड़ेगी। अभी तक फोटोकॉपी का ही चल रहा था काम। अभी तक फोटोकॉपी का ही चल रहा था साहब। इस बात को समझिए, हम 2000 आ गया ये आपका। ठीक है। ठीक है। पैसे हमने ठीक ठाक इकट्ठे कर लिए। ठीक है। फिर साहब हमने कभी, मैं कहा और काम क्या करेंगे, और काम तो हमें आता नहीं। तो एक दरोगा जी थे, तोमर थे, शीशपाल तोमर, वो आ जाया करते थे। मगर दरोगा जी क्या काम करें, वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। बोले मैं बताऊंगा सोच के 5-7 दिन में। वो सारा मार्केट घूमे, 2 दिन 3 दिन बिरादरी के नाते। बोले ऐसा है सुन देविंदर, सारे रोड पे फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, फर्नीचर की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक की एक नहीं। ठीक है। तू टीवी का काम कर ले। ठीक है। मैं टीवी का काम तो मैं आता नहीं। हाँ। बोले चल मैं तुझे गाजियाबाद एक खन्ना जी हैं, अरोड़ा जी, वहाँ छोड़ता हूँ, वहाँ तू काम सीख ले। वो ले गए। बोले लड़का है और इसको जो तू क्या 300-400 रुपये दियो खर्चे पानी के, किराए भाड़े के, ये आ जाया करेगा, तेरा काम करेगा। जबकि उन दिनों 1500-1400 रुपये काम करने वाला और लेते थे। अरोड़ा जी कहा 300-400 में बड़ा मजा आ गया, रोटी घर से लेके आएगा, 300-400-500 रुपये इसको दे करेंगे। मैं साहब BSc है जी, फर्स्ट क्लास विद ऑनर्स, आपका सीड प्रोडक्शन और पेस्ट कंट्रोल में। मैं जाऊं तो अरोड़ा जी मुझसे पोंछा लगवाएं, कपड़ा लगवाएं और ओए कह के ओए इधर आ ये कर। और मैं सारे काम करा। एक तो मैं BSc जी, ऊपर से जाट, फिर भी मैं चुप। लगभग इस बात को 1-1.5 महीना हुआ, हम काम सीख गए। हमने कहा अरोड़ा जी नमस्कार, सत श्री अकाल। तो वो चौंके, बोले क्या बात है। मैं कहा जी अब हम अपना काम करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूटर थे उन दिनों वेस्टर्न टीवी के, और आपसे हम माल लिया करेंगे। अच्छा। बोले यार पहले क्यों नहीं बताया तूने। मैं पहले बताता तो आप मुझे काम नहीं सिखाते, अपनी दुकान पे नहीं रखते। क्या लगे चल जो रब की मर्जी। साहब हम उनके यहाँ से अपना, फिर हमने अपना यहाँ जो था एक प्लॉट ले लिया था, इसको हमने बना लिया। ये खाली पड़ा था जिसमें हमारा शोरूम है अभी उरले वाला। तो इसमें हमने टीवी ला के रखे और उन दिनों हम एक वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज लाए, बिक जाए तो दूसरा लेके आए। फिर ठीक है। दुर्गापुरी से 100 रुपये बचते थे, किसी पे 150 बचते थे, क्योंकि वो एक आइटम महंगा दिया करते थे। तो इस तरह करके हमने पहले 100 गज जगह ली थी, फिर इसके बराबर में 150 गज का प्लॉट होता है। काम ये भी हमारा चल निकला। उधर छोटा भाई बैठ गया, इधर हम बैठ गए। तो हमने उसमें अब 3-4 साल में ही हमने एक बड़ा यहाँ मार्केट डेवलप कर लिया साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स का। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का हुआ और इसमें ये 3-4 साल में हमने इतना डेवलप कर लिया, पूरा मार्केट आधे में था, हम आधे में थे। जिसको किस्तों में टीवी फ्रिज कहीं नहीं मिलता था उसको हम दे दिया करते थे। हम कहते थे भाई ले जाओ, पैसे हम अपने आप ले लेंगे। बस इस तरह करके फिर पैसे इकट्ठे हुए
तो इसके बराबर में 150 गज का प्लॉट और था, लगभग 175 गज का। हाँ। ये हमने और ले लिया। ये जगह मिलके हमारी लगभग 300 गज, ठीक है, पौने 300 गज हो गई। ठीक है। तो ये हमारा शोरूम सेट हो गया साहब। ऐसे करके मेरे जो दोनों बेटे थे लूडलो कैसे पढ़ते थे, कश्मीरी गेट, ये आए तो मैं इनसे कहूँ भाई ऐसा करो, कपड़ा मारो, तुम्हें 300 रुपये जेब खर्च मिलेगा महीने में। हाँ। उस लालच में आते ही बस्ता फेंक के दुकान पे आया करते थे, मेरी हेल्प भी करवाया करते थे और सारा काम करा करते थे। ठीक है। तो इस तरह करके ये काम जुड़ा। उसके बाद उसके बाद आपका छोटा जो मेरा बड़ा बेटा था, वो उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो भी छोटा था, वो भी 5-6 साल का। वो कहने लगा पापा फर्नीचर का काम कर लो। मैं कहा बेटा फर्नीचर कैसे कर लें, वो सबकी दुकानों में हो गया करता था। तो उसने देखा तो एक दो वो जो कारपेंटर थे जो सामान बनाया करते थे, बोले अंकल जी हमारी दुकान है, यहाँ आप एक बेड ला के रख दो। बोले बेटे एक बेड से तो काम चलेगा नहीं। मिले मेरे पापा हैं, ये मुझसे मिले, वो आके कहने लगे जी आप एक बेड मत रखो, एक बेड एक ड्रेसिंग ऐसे करके एक सेट रख लो, बिक जाए ठीक है, नहीं बिक गया उठा के ले जाऊंगा। सब हमने वो रख लिया। मेरा बेटा अपना उसका आता, पापा कुछ बिका स्कूल का? मैं कहा यार ये बिका। तो उसका फोकस फर्नीचर पे था। तो वो अपना ये समझो 14, 15, 20 दिन में वो हमारा सेट बिक गया। फिर हमने उसके पैसे दे दिए। मुझे याद है उन दिनों एक सेट पे शायद 500 रुपये बचे होंगे। हमने अब उनसे कहा कि 2 सेट भेजो। ऐसे कर करके फिर हम कामयाब हो गए। तो साथियों कोई भी काम मुश्किल नहीं है संसार में। बस 150 करोड़ की आबादी है हमारे देश की। हिचक छोड़कर, घर छोड़कर बाहर निकलने की जरूरत है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, अपनी शक्ति का, अपने साधनों का, अपने गांव में ही एक दूसरे खाट छांट में ही उपयोग करते रहेंगे तो हमारी ताकत नष्ट होगी। हमें अपनी ताकत का सदुपयोग करना है। हमें इस समाज में रहना है। हम क्यों जंगल में रहें? हम क्यों अपने घरों से दूर रहें? अगर हम छोटे मोटे कारोबार से अपने को शुरू करें तो हम अपने सारी ज़िंदगी अपने परिवार के साथ गए, उन परिवार का ख्याल रख सकते हैं। जैसे हमारे गांव में अन्य लोग रहते थे, वो लोग हमारे शहरों से, वो गांवों से पलायन करके शहरों में आ गए और वो सारे कारोबारी हो गए हैं। आज उनके आर्थिक हालात हम लोगों से बहुत बेहतर है, जबकि आज से 30-40 साल पहले वो हमारे पर निर्भर थे और आज हमसे वो बहुत आगे निकल गए हैं। किसी से भी हमें सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और कभी भी कोई काम छोटा नहीं होता है। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये मेरी जीवन यात्रा रही। अब मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए। मैंने दोनों बेटों को, एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको, मैंने अपने दोनों बेटों को उस दौरान जब ग्रेजुएशन में लोग अपने बच्चों को B.Tech, M.Tech, MBBS, B फार्मा करा रहे थे, मैंने उनको नहीं कराया। ठीक है। मैंने उनको 5 साल का LLB कोर्स कराया। उसके पीछे सोच ये थी कि हमारे परिवार अब छोटे हो गए हैं। पहले यहाँ 5-6 लोग हुआ करते थे बच्चे, जब परिवार में 5-6 बच्चे हुआ करते थे, अब वो 2 या 3 पे सिमट गया। मेरी एक बेटी थी, वो अपने घर कारोबारी परिवार में है। 2 बेटे थे। मेरी सोच उसके पीछे ये थी कि अगर मैं इनको आपका B.Tech, M.Tech करा दूंगा तो इनको जॉब बंगलोर, हैदराबाद, पुणे इतनी दूर मिलेगा और ये वहाँ पूरी ज़िंदगी शरणार्थियों की तरह गुजार देंगे। और LLB कराने के पीछे मेरी ये सोच थी कि ये टेक्निकल डिग्री है, कारोबार तो हम करेंगे पर कोर्ट हमारे 13-14 किलोमीटर गाजियाबाद था, 3-4 किलोमीटर कटकटुमा, ये शाम को घर आ जाएंगे और एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। जो हमने उस टाइम सोचा था वो आज बिल्कुल प्रैक्टिकल 100% खरा उतरा साहब। उसके बाद हमने दूसरा शोरूम ले लिया, वो भी लगभग 250 गज में है। उस पर मेरा छोटा बेटा बैठता है, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरा बड़ा बेटा बैठता है। मैं सिविल की ठेकेदारी करता हूँ और अन्य जो है आपका, कई मैं लाइजन वर्क करता हूँ।
इस तरह करके आज हम शहर में स्थापित व्यापारी हो गए। नौकरी मैं ये नहीं कहता मत करो, मेरे कहने से आप कोई व्यापार करोगे नहीं करोगे आपकी इच्छा है, पर नौकरी में आपके अवसर सीमित है। नौकरी में जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी आय, आपकी क्षमता घटती जाएगी। कारोबार जो है आपकी उम्र के साथ वो फलता फूलता जाएगा। आज लोग जो हमारे जाट बिरादरी के लोग हैं वो एक बच्चे पे खड़े हो गए हैं। उन्होंने परिवार नियोजन का दुरुपयोग किया है। और प्रकृति जो किसी चीज़ का दुरुपयोग करता है उसको जरूर सजा देती है। हमारे हजारों परिवार आज वंशहीन हैं। क्यों? एक बच्चा किया, वो कहीं दुर्घटना में, कहीं आपका बॉर्डर पर या किसी अन्य आपसी लड़ाई में, वो बस फिर सब खत्म। इसीलिए कम से कम हम वो क्यों कर रहे हैं हम कम कि आगे हमारे पास उनको देने के लिए लाइन नहीं है, कारोबारी लाइन नहीं है। अगर हमारे पास कारोबारी लाइन हो तो हम 4 बच्चे भी करने में हिचकेंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरी दुकान है, बढ़ता शहर है, बढ़ती जनसंख्या है, मैं इन चारों को और अलग अलग दुकान खुलवा दूंगा। नौकरी में जो उच्च शिक्षा है या नौकरी है, हम चाह कर भी अपनी औलाद को ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। कोई व्यक्ति पीएचडी है, अब कुछ नहीं कह सकते उसका बच्चा इंटर पास, बीएससी, ग्रेजुएशन होगा नहीं होगा। या कोई आदमी एक क्लास 1 अधिकारी है, कोई शॉर्ट ही नहीं है, कुछ तय नहीं है कि उसका वो अपने बच्चों को क्लास 1 बना देगा। हाँ, कारोबारी का जरूर शॉर्ट ही है, कारोबार करने वाले की। अगर वो हाई स्कूल पास है तो अपने हाई स्कूल या इंटर पास या डिग्री होल्डर बच्चे को एक नया कारोबार खुलवा देगा और सारी उम्र घर के पास रहेंगे, बच्चे आंखों के सामने रहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि छोटे स्तर से शुरुआत किया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 150 करोड़ की आबादी में काम धंधों की कोई कमी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश से लोग अब वैध अवैध तरीकों से हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, वो इसलिए करते हैं यहाँ कारोबार है। हम लोग टेक्निकल काम धंधों को नहीं पकड़ रहे। हमें हमारा मूल पेशा खेती था, जमीन हमारी माँ है, बिल्कुल ठीक है, पर अब आकर जमीन की जो 2, 4, 5 बीघा रह गई है उसमें गुजारे नहीं होते, आपसी झगड़े बढ़ गए हैं। आप छोटा कोई शहर में आकर कोई छोटा मोटा काम धंधा करें तो उससे आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा। और आप परिवार नियोजन की अति या बिल्कुल जाटों को पैदा करना बंद नहीं करेंगे, एक बच्चे पे नहीं रुकेंगे। आपको ज्ञान होना चाहिए, पिछले 20 साल के अंदर 21% जाट जनसंख्या माइनस में चल रही है। बहुत बड़ी त्रासदी है। नई शादियां नहीं हो पा रही हैं। लड़कियों की उम्र 30 साल क्रॉस हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? कि हमारे लड़के कामयाब नहीं हैं। वो डिग्री करने के बाद एक जॉब ढूंढ रहे हैं और सरकारें जॉब समाप्त करती जा रही हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट की दुनिया आकार ले रही है हिंदुस्तान में और ये प्रचलन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हिम्मत करिए, अपने घरों से निकलिए, कोई एक लाइन पकड़ लीजिए। जो गलती हमारी पिछली पीढ़ियों ने की है उसको अब जो वर्तमान पीढ़ी है बिल्कुल ना करें। बच्चों के गलों में केवल डिग्री मत लटकाएं। डिग्री लटकाकर आप उनके साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं मानता हूं पढ़ना जरूरी है, पर जो बच्चे ब्रिलियंट हैं 1000 में एक बच्चा उसको पढ़ाएं, कर्ज लेके पढ़ाएं। पर जो औसत बच्चे हैं या निम्न दिमाग के बच्चे, निम्न स्तर के बच्चे हैं, उनको आप डिग्री लटकाएंगे तो उनके हाथ जुल्म है। उन्हें आप तकनीकी शिक्षा दें जिससे वो अपना जीवन आगे जी सकें, उनके शादी ब्याह हो सके, उनको काम सिखाएं, बिजनेस में घुसाएं। अब इसीलिए हमारे समुदाय की बच्चियां अन्य जातियों की तरफ पलायन कर रही हैं। सबसे मेन कारण है। तो इसीलिए अगर हम लोगों को अपना डीएनए बचाना है, जाट को बचाना है, तो हमें अपना वर्किंग नेचर खेती से बदलना पड़ेगा। उसको हमें अब अंशकालीन करना पड़ेगा। मुख्य काम हमें अन्य काम करने पड़ेंगे।
अभी मैं पढ़ रहा था अभी ऑस्ट्रेलिया का, कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग 2.5 लाख रुपए तनख्वाह देकर भी वहां सफाई कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं है। यूक्रेन युद्ध एक नए अवसर के रूप में उभरा है। जाटों के लिए यहाँ रिस्क है, वहीं अवसर है, ध्यान रखिए आप। तो प्लान करना पड़ेगा गांव से शहरों की तरफ और शहरों से विदेशों की तरफ, तभी हम सक्सेस होंगे। जो गांव में है वो शहर आए, शहर में अपने काम धंधे करें, सीखें। कुछ टाइम दिक्कत तो होंगी पर उसको झेलना पड़ेगा। और शहरों से जो लोग हैं जो स्थापित हो चुके हैं, उन्हें अब विदेशों की तरफ रुख करना चाहिए, तभी कामयाबी होंगी, तभी हम लोग, हमारी आर्थिक दशा और दिशा सुधरेगी। तभी जो नए जाट पैदा करने में हम कंजूसी कर रहे हैं, उसमें हम कंजूसी नहीं करेंगे। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप लोग तकनीकी शिक्षा अपने बच्चों को जरूर 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 दें, उन्हें कारोबार की ABCD सिखाएं। मेरा ढाका इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल का स्थापित व्यवसाय है। दूसरी फर्म हमारी ढाका ट्रेडर्स है, जिस पर हम फोम्स की होलसेल ट्रेडिंग करते हैं जी। कोई भाई मेरे यहाँ काम सीखना चाहता है, उसका स्वागत है। मेरा नंबर 8383197639, वो मेरे पास आए, 8-10 दिन रहे, मैं उसका खाना खर्चा सब वहन करूंगा और उसे अपना काम धंधे की बारीकियां सिखाऊंगा। आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे कोई भाई अपने शहर में, वो कहीं पर भी वो बुलाए, मैं अपने खाने खर्चे पर आपके पास आऊंगा और आपका कोई पैसा ना खर्च करवा के आपके यहाँ रहकर आपको काम की बारीकियां, मार्केट का स्वाब सिखाऊंगा। ये मेरी ड्यूटी है। बहुत बढ़िया। इसीलिए मेरा पुनः निवेदन है कि बच्चों को आप स्वावलंबी बनाएं, कारोबारी बनाएं, इसी से हमारा DNA बचेगा जी। नमस्कार साथियों, आपका मुझे नहीं पता पर मेरे दिमाग में एक चलचित्र चल रहा था, मतलब बाबूजी बता रहे थे और एक फिल्म पीछे चल रही थी कि हाँ ऐसे हुआ, यहाँ आए, एक पूरी यात्रा का चलचित्रण आपने देखा। और मैं आशा करता हूँ कि 3-4 पॉइंट तो मुख्य रूप से कि आप रिस्क लेने से ना डरें, काम को करने से पहले सीखें, चाहे उसके लिए किसी के वहाँ नौकरी करनी पड़े, चाहे उस नौकरी को अनुभव के रूप में करें, और बिजनेस करें, नौकरी करने के बजाय बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस को हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, आगे उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नौकरी आपकी चाहे कितनी बड़ी हो पर वो आपकी है, आपके लिए है। हाँ बिल्कुल। हाँ। ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, ना शिक्षा को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना अपनी नौकरी को कर सकते, आप किसी कीमत पे नहीं कर सकते। किसी भी काम को करने से पहले उसको सीखें। इसीलिए एक बच्चे पे खड़े हो गए हैं और हम कारोबार हैं तो 3-4 बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें हम कारोबार कर सकते हैं। हाँ, और कोई भी काम आप सीख सकते हैं, सीखना चाहिए। कोई भी काम आप सीख सकते हैं, क्योंकि बाबूजी का जो बैकग्राउंड रहा वो अलग तरीके का रहा और जो काम किया वो अलग तरीके का रहा। पर यह है कि अंदर एक जज्बा होना चाहिए घर से बाहर निकलने का और सीखने की एक लालसा होती है हमारे अंदर, वो होनी चाहिए। ये कुछ मुख्य संदेश मुझे लगता है कि बाबूजी के इस जीवन चरित्र से हम ले सकते हैं। और ईमानदारी से, अपने खुद के साथ ईमानदारी से काम बाबूजी ने किया, जो हमें आज दिखता है इस शहर में। फर्नीचर का मैं आपको अभी दिखाऊंगा इस वीडियो में लास्ट में। फर्नीचर का सबसे बड़ा काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा काम है, और जो फॉर्म होते हैं, जो गद्दों की फॉर्म होती हैं, उसका बड़ा काम है। और ये मैं आपको एड्रेस बताइए बाबूजी यहाँ का। ये मेरा जो एड्रेस है, दिल्ली का शिव विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है। हाँ, उससे 50 मीटर की दूरी पे 709 BNH। और मेरा पूरा पता है A14 इंदिरापुरी लोनी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मेन दिल्ली सहारनपुर रोड, नियर शिव विहार मेट्रो स्टेशन। और ये 50 मीटर की दूरी पे है मेट्रो स्टेशन हमारे यहाँ से। तो जो भाई इस काम को सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और वे फॉर्म, इसके अलावा गाइडेंस बिजनेस को लेके लेना चाहते हैं, अपने जीवन को लेके लेना चाहते हैं, वो बाबूजी से आके मिलें, यहाँ रहें। बाबूजी ने कहा कि मैं अपने खर्चे पे रखूँगा, उन्हें काम सिखाऊंगा बच्चों को। इनकी इतनी एक सामाजिक सोच है
और दूसरी बात, मुख्य बात एक और भी है, जो भाई यहाँ आसपास से हैं, जो वीडियो को देख रहे हैं जहाँ ट्रेड सेंटर के माध्यम से, वो चौधरी साहब से फर्नीचर खरीदें और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदें। मैं आशा करता हूँ कि आप सर्विस के मामले में, ना क्वालिटी के मामले में निराश नहीं होंगे। नहीं, शुक्र है परमात्मा का, हमारा पिछले 20 साल के अंदर कोई भी ग्राहक आज तक नाराज नहीं हुआ है। जी, बहुत बढ़िया। और बड़े बड़े, और मेरा एक निवेदन हो रहा है, अपने कारोबारों के लिए अपने आप जाति या गोत्र को ना छिपाएं। हाँ। मेरा बड़ा बोर्ड दिखाना अभी आप। हाँ। उसके मेरा बड़ा जो बोर्ड है आपका 10 गुना 10 फीट का है। हाँ। उसके अंदर 5 गुना 5 पे मेरा ढाका लिखा हुआ है। हाँ, ये आपने सही कहा। मैंने छुपाया नहीं उसको। हाँ, इनसिक्योरिटी जब आप अपने गोत्र को, जाति को छुपाएंगे, हाँ, तो आप जो हैं कमजोर हो जाएंगे। हाँ, हाँ, और बाकी जो 5 गुना 5 में है, हाँ, उसमें हमारा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो लिखा है मैंने। हाँ, बोल्ड रूप से बड़े अक्षरों में मैंने हाँ, उसमें आपका ढाका लिखा है। हाँ, इस शहर में कहीं भी आप पूछिए ढाका, तो ढाका का मतलब देवेंद्र ढाका होता है। हाँ, अपने शहर में आप ऐसा आइकॉन बनिए। हाँ, बिल्कुल। अभी मैं ये प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। मैं जब मैं यहाँ उतरा मेट्रो से, तो मैंने पूछा उससे कि भाई मुझे ढाका इलेक्ट्रॉनिक्स जाना, तो उन्होंने बताया हाँ मैं छोड़ता हूँ, मुझे पता। तो इनसिक्योरिटी का भाव अपने अंदर में मत लाएं, क्योंकि एक महान कौम में आप पैदा हुए हैं, एक महान पहचान लेकर पैदा हुए हैं। उसी तरह का आपका आत्मविश्वास रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं। जी, आप सभी ने सुना, आपका बहुत धन्यवाद। ढाका साहब ने अपने कीमती समय में से हमें अपना समय उपलब्ध कराया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपसे मिलके मैं बहुत ही प्रेरणा जीवन में मुझे मिली है। बहुत धन्यवाद।